अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलैरिया। बाय प्रोफेशन में एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने ईट चुपाल के नाम से एक सीरीज का आगाज किया है, जिसमें मैं डिफरेंट हेल्थ के प्रोफेशनल के साथ एक छोटा सा सेशन करता हूं और उनसे कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और एजुकेशनल लाइफ कैसे गुजारी और आप प्रोफेशनल लाइफ में आके वो अपनी कम्युनिटी को क्या फायदा दे रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारी जो सीरीज है या सेशन है वो रिगार्डिंग फार्मेसी है, और स्पेशली फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हलाल इश्यूज क्या हैं, और वो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर मुस्लिम कम्युनिटी वो हलाल हलाल है भी या नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर आसिम है, जो कि एक बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट है और पिछले 20 साल से तकरीबन 2 दहाइयों से इस प्रोफेशन के साथ वो अटैच है। तो हम अपने जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी इरफान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। तो आप कोई जी पिछले 20 सालों से इस प्रोफेशन के साथ वो अटैच हैं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग कर लें, और अब उनके हलाल इश्यूज को देख लें। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। आप खुद ही बताएंगे कि आपने फार्मेसी प्रोफेशन को कैसे चूज किया, एडमिशन कैसे लिया एफएससी के बाद, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जब एफएससी कर रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम एमबीबीएस या बीडीएस में जाए। तो आपका फार्मेसी की तरफ आने का रुझान या इंटरेस्ट कैसे बना? मेरा भी जैसे किसी मेडिकल ग्रेजुएट का होता है जी, लेकिन मेरे साथ वो एक दुख या सानेहा अवेलेबल नहीं था कि जाना ही मैं एमबीबीएस में है या बनना ही डॉक्टर है। ये मैंने सोच के रखा हुआ था कि अगर एमबीबीएस या बीडीएस में दाखला ना हुआ तो फार्मेसी विल बी एन इक्वली एक्सेप्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मैं उसको उसी मेहनत और उसी शौक के साथ इख्तियार करूंगा जैसे कोई एमबीबीएस या एमबीडीएस को करता है। तो हुआ वही जो किसी भी मेडिकल ग्रेजुएट के साथ रिजल्ट आने के बाद हो जाता है कि मैं 8 नंबरों से रह गया था एमबीबीएस में दाखिले से। हम्म, आई एम टॉकिंग ऑफ 94 1994। तो 94 में ये वाला सिस्टम नहीं था एग्जामिनेशंस का भी, और जो नंबर स्केलिंग जो भी होती है, और उसमें कोई एंट्री टेस्ट दूसरे वाला भी नहीं था, बस एफएससी के नंबर होते थे और उसके बाद दाखला किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेरिट की बुनियाद पे हो जाता था। तो 8 नंबरों से भी हमारा दाखला एमबीबीएस में नहीं हुआ। और फिर जो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल थी फार्मेसी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अप्लाई किया जी, और वहाँ पे 94 में 95 में फार्मेसी में एडमिशन हो गया। यानी फार्मेसी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान की अब हम बात करें या एशिया की बात कर लेंगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। और हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो फार्मेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से मदर इंस्टीट्यूट है जी फार्मेसी। वहाँ के ग्रेजुएट ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर वन ऑफ द दैम। तो जी, नेक्स्ट कोई शक क्वेश्चन नहीं है है जी, कोई शक। कि आपने फार्मेसी अपने ज़ाहिर बात है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो एमबीबीएस और बीडीएस थी, उसमें नहीं हो सका, फिर फार्मेसी में आपने एडमिशन ले लिया। तो फार्मेसी में कोई आपका रोल मॉडल भी था, या आपके ने आपको पहले पता था कि मैं इससे मुतासर हूँ तो मैंने भी फार्मेसी करनी है? फार्मेसी में रोल मॉडल एज सच कोई इंडिविजुअल कोई फर्द नहीं था जिसको देखा और सोच के फार्मेसी की, बस एक अपना ही शौक था। मेडिकल साइंसेज मेरी एफएससी में ही मेडिकल साइंसेज बायोलॉजी और प्री मेडिकल जो था वो बहुत स्ट्रांग था। मैथ्स जो था मैथमेटिक्स वो इतना अच्छा नहीं था, तो ये चीज़ पहले से ही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह प्री मेडिकल के अंदर भी मेरी डिस्टिंक्शंस रही हैं काफ़ी, बायोलॉजी और साइंसेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद फार्मेसी के अंदर भी जैसे जैसे ज़माना वक्त आगे चलता रहा तो आई वाज वेरी मच ओके एंड कंफर्टेबल विद वॉट एवर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स ओवर देयर। ऐसे कोई इंडिविजुअल रोल मॉडल नहीं था, बट यानी एक जो अपनी इंसान की एक अपनी ख्वाहिश होती है वही थी जो लेके चलती रही। और फिर प्रोफेशनल लाइफ के जो ऑप्शन भी अवेलेबल थी उसको बेहतर और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना।
ठीक है, यानी जब आपने एडमिशन लिया उस वक्त आपका कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन जब आपने फार्मेसी कर ली या ड्यूरिंग फार्मेसी किसी से आप इम्प्रेस हुए, किसी टीचर से या किसी और इंडिविजुअल से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मेरे उस्तादों में बहुत हैं, मैं उनका बहुत हॉट फेवरेट स्टूडेंट भी हूँ। ख्वाजा हसनैन हैदर साहब, माशाल्लाह आजकल वो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रॉफ से लेके और टिल हमने तकरीबन फार्मेसी 6 साल में की और 3 दफा फार्मेसी की है। हमारा बैच वो बैच है, क्लास ऑफ 2000 उसको बोला जाता है। तो ख्वाजा हसनैन हैदर साहब से बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत भी, लगाव भी था, और प्रोफेशनली भी मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, और उनके जो स्टूडेंट्स अच्छे टॉप ऑफ द लिस्ट थे उनके अंदर। तो एज ए टीचर वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी, और पढ़ाने का अंदाज काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर एक जो आ गया, यानी जहाँ जहाँ भी मैं आ गया एज ए ट्रेनर भी, एज अ कोच कहीं पे भी अगर जाऊँ तो वो ख्वाजा साहब वाली बातें और अल्फाज काफ़ी मेरे मुंह से अदा हो जाते हैं। तो शायद ये एक उनसे मोहब्बत का एक नतीजा है। सही कह रहे हैं कि यू तो वो आर लकी प्रोफेशनल हमने ख्वाजा हसनैन हैदर साहब से पढ़ा, क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया था 2001 में, उस वक्त वो पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के वो किसी और इंस्टीट्यूट में जी। चले गए। तो इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान है, माशाल्लाह आजकल वो सीसीएल में है, डायरेक्टर हैं। डॉक्टर रिजवान साहब और ख्वाजा साहब दोनों क्लास फेलोज हैं। हम्म, डॉक्टर रिजवान महमूद साहब से भी हमने फार्मेसी पढ़ी। फार्मेसी में मुझे आज भी याद है कि जो फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं वो डॉक्टर रिजवान ने हमको पढ़ाए। हम्म, डॉक्टर बशीर साहब फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस जो है वो मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर बशीर है। मुझे फार्माकोलॉजी से अगर मोहब्बत है तो डॉक्टर बशीर की वजह से है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स से मोहब्बत है तो राजा हसनैन की वजह से है, डॉक्टर रिजवान की वजह से है। हम्म, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो लोगों को जिससे नफरत है जिस चीज से, अगर उससे मोहब्बत है तो अफजल शेख साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, और शिराजी साहब ने हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाई। ये दो वो अजीम लोग हैं, मेरे उस्ताद हैं, कि केमिस्ट्री को जितना आसान इन लोगों ने पढ़ाया। फर्रुख ज़िया खान साहब, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, फार्माकोलॉजी में अगर कोई इंस्पिरेशन है, कि हम्म, एक ऐसा इंसान जिसको इतने केमिकल स्ट्रक्चर्स जुबानी याद हैं और वो बगैर देखे उन्हें बना सकते हैं, तो हम्म, फर्रुख ज़िया खान साहब हैं। तो मैं, मेरे लिए ये सब जो है वो बहुत काबिल एहतराम और बहुत अजीम लोग हैं। और फार्मेसी जितना जो सोच के आए थे उसको अगर खूबसूरत किसी ने बनाया एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोफेशन, तो वो ये चंद एक नाम जैसे आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल है। ये तो आपने ये तकरीबन उस्ताद पूरा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के नाम ले लिए, इसमें कुछ ही नाम रह गए हैं। जी बिल्कुल जी, मुझे आज भी मेरा डिपार्टमेंट बहुत अजीज है जी। मेरी उस उन लाल ईंटों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, उसमें कोई शक हम्म, नहीं है। आज माशाल्लाह वो लोग जो हम क्लास फेलोज थे, डॉक्टर इस्लाम, डॉक्टर हामिद माशाल्लाह प्रोफेसर हो चुके हैं, डॉक्टर फुरकान हाशमी, तो हम सब क्लास फेलोज हैं। तो हम्म, डॉक्टर हामिद साहब माशाल्लाह इज सच अ जेन्युइन गाय। डॉक्टर इस्लाम केमिस्ट्री में है, फुरकान हाशमी साहब माशाल्लाह पीएचडी हैं, इज इन क्लिनिकल। तो इट्स इट्स रियली अ प्लेयर कि जब भी अब हम उस डिपार्टमेंट में कहीं किसी एक जगह बैठ के चाय वगैरह पिए तो बड़ा एक जमाना याद आता है, एक बड़ी तारीख है। एक तकरीबन 30 साल का एक ताल्लुक है एक इमारत के साथ, तो उससे बड़ी कुछ चीजें वाबस्ता हो गई हैं जी अभी। बिल्कुल ऐसे है। डिपार्टमेंट की जो लाल ईंटें हैं वो अपने घर की ईंटों से ज्यादा क्या कहते हैं प्यारी लगती है, जितना वो कोई शक नहीं है ऐसे वो फार्माकोलॉजी सेक्शन की बात कर लें, इंडस्ट्री लैब की बात कर लें, फिर वो जो लेक्चर हॉल्स बने हुए हैं हिस्टोरिकल, जी। वो बड़े, अब तो वो काफी डिपार्टमेंट में काफी चेंजेस आ गई हुई हैं, जिसकी वजह से हाँ जी माशाल्लाह। ये काफी अच्छा लगता है। डॉक्टर जमशेद साहब को अल्लाह ताला जिंदगी और खुशी दे। ये जितनी तब्दीली उस डिपार्टमेंट में आई है, डॉक्टर जमशेद साहब की मेहनत और उनकी एक इंट्यूशन थी कि ये, वरना हमने तो जो है पंखों वाले लेक्चर हॉल में काम किया, आज माशाल्लाह एसी लगे हुए हैं, बिल्कुल और ऐसे। आज उस डिपार्टमेंट का रंग ही बदला हुआ है। तो डॉक्टर जमशेद साहब की माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह उनको हाँ, वो लंबी नसीब उम्र दे। करे। क्योंकि हम हमारा मिशन है 2001 का, तो उसी वक्त वो बने थे प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट जी में चेंजेस आई हैं, और पहले तो आपको पता है कि एग्जाम भी नहीं होते थे, पता ही नहीं होता कि जी जी जी। कब होने हैं, रिजल्ट कब आना है।
तो उन्होंने काफी कोशिश जी इसको रेगुलर करने की, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। तो जी जी जी। वो इस तरह की वो सारी चीजें हैं। ये इसके अलावा आपने फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग ही क्यों चूज की? मतलब और भी तो थी, इंडस्ट्री की जॉब भी। जी ये बिल्कुल डॉक्टर ख्वाजा हसनैन हैदर साहब के हुक्म पे की जी। मैंने जैसे कहा कि मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोहब्बत फार्मेसी में है, वो ख्वाजा साहब हैं। तो ख्वाजा साहब से जब हम पास आउट हो रहे थे, हमारे 2000 सेशन से कोई 1-2 साल पहले वो चले गए, तो उनसे तभी मैंने, जब हम इंटर्नशिप वगैरह इंडस्ट्री दाएं बाएं आ जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा एक दफा। वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे कि वो यूनिवर्सिटी की बस में भी हमारे साथ सफर कर लिया। हम्म। तो मैंने बस में बैठे हुए उनसे ये सवाल किया, वो ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जा रहे थे और उसी बस के अंदर मेरा घर रास्ते में आता था। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर मशवरा दें, पास आउट हो रहे हैं तो आगे नौकरी कहाँ करनी है? उन्होंने कहा बच्चे बच्चे कह रहे थे बच्चे सेल में करनी है। ऐसे ही झट से उन्होंने बोला सेल में करनी। मैं कहा सर आप तो आए हैं इस लाइन के ऊपर, हमें आप सेल का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा यार हमें कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे आज भी ये लफ्ज याद है, हमें कोई समझाने वाला नहीं था ना, हमें कोई कहने वाला नहीं था, तो इसीलिए तुम्हें तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने सेल से शुरू करना। तो अच्छा ये उनके अल्फाज थे कि वो मेरे बैठ ही गए दिल में ना। अच्छा मैंने उसके बाद में थर्ड प्रॉफ और फोर्थ प्रॉफ में दो लाहौर की बहुत टॉप की कंपनीज में इंटर्नशिप भी की। मुझे जॉब भी ऑफर हो गई वहां से, लाहौर की मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन मुझे वो भाई नहीं बिल्कुल भी ना, उनका माहौल, इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर क्या है बाहर क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है अंदर पता ही कोई नहीं है। तो हम्म। मुझे तय कर लिया कि यार मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है कि मैं दीवारों के अंदर बैठ के कोई नौकरी करूं। सो आई डिसाइडेड फाइनली कि मैंने सेल्स से करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही मल्टीनेशनल कंपनी लाहौर की जिसमें मुझे एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई, उसी की सेल्स और मार्केटिंग में मैंने एज अ मेडिकल कोऑर्डिनेटर और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट उसको ज्वाइन किया। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात थी कि पाकिस्तान की क्या, वो दुनिया की टॉप की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसके अंदर मैंने 5 साल एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट काम किया। फिर एक और कंपनी हार्मोन्स और इन विट्रो फर्टिलिटी में पाकिस्तान में लॉन्च हुई, उसमें एज अ मेडिकल कोऑर्डिनेटर। फिर जैसे जैसे पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना रहा, तो क्योंकि ये सब इम्पोर्टर्स होते हैं, दवाई बनती है, तो इम्पोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो है ये अपनी प्रोडक्ट्स और कंपनीज को देके तो फिर दाएं बाएं हो जाते हैं। तो फिर कंपनीज ही में सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सन 2000 से 2012 तक ये सब किए। सेल्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, 12 साल का कैरियर है। 2012 में जब ड्रैप आ गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हो गई, तो जिस कंपनी में हम थे उनको अब टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट का इशू आना शुरू हो गया कि भाई ये ड्रैप को कौन समझे, ये फॉर्म 5 को कौन समझे, कि कौन हमारा बंदा है जो ये रिक्वायरमेंट पूरी करे, ड्रग इंस्पेक्टर को कौन भूगते। तो फिर वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई तो उसी तरह उसी कंपनी के अंदर हम फिर एज अ रेगुलेटरी एक्सपर्ट, उस वक्त रेगुलेटरी एक्सपर्ट था कि जी ये रेगुलेटरी का काम भी ये देखते हैं जी, साथ में ये भी कर लें। तो इसी तरह 2012 से लेके आज 2020 है, तो मुझे मुख्तलिफ कंपनीज में एज अ रेगुलेटरी हेड के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह काम का इत्तेफाक हो चुका है। ठीक है। अभी ये हमारी मीटिंग तकरीबन है वो खत्म होने वाली है, तो सेम लिंक से दोबारा आपने ज्वाइन करना है। ये मे भी दिन जी बेहतर। वो खत्म हो रही है, तो हम इसको दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन मीटिंग खत्म है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैंने बात को एक्सटेंड कर लिया। हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फिर हम बाद में आते हैं सेकंड में। ये तकरीबन हमारी ठीक। मीटिंग खत्म होने वाली है, किसी वक्त भी ये ना राब्ता खत्म हो सकता है। ओके जी ओके, मैं उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेता नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफेशन चूज किया अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ योर टीचर। तो टीचर जो होता है मेरे ख्याल में अपने स्टूडेंट की कहते हैं रग रग से वाकिफ होता है कि कौन सा स्टूडेंट की क्या क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरफ जाना है। तो आपने कहा कि अभी उन्होंने वो सवाल पूछा है, जरा आपने उन्होंने डॉक्टर ख्वाजा सर उस वगैरह सेल्स करनी है, कोई सोचा भी नहीं। तो आप सेल्स एंड जी मार्केटिंग जी की तरफ वो आगे डिफरेंट जी ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ काम किया,
जब जब ड्रैप आ गई, रेगुलेटरी अफेयर्स की तरफ आप आ गए, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आजकल आप डील कर रहे हैं, हलाल इश्यूज। जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जी कॉस्मेटिक जी। में या हर्बल सप्लीमेंट्स में, तो उसके बारे में थोड़ा विशद बताएं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है और फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इरफान भाई, आज से 2 साल पहले मैं जिस कंपनी में इस वक्त एज हेड ऑफ रेगुलेटरी अफेयर काम कर रहा हूँ, तो 2 साल, मुझे यहाँ 3 साल से ज्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 साल पहले तक ये सोच हमारे पास भी नहीं थी कि ये भी कोई सब्जेक्ट है। तो हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट है वो माशाल्लाह इस इनिशिएटिव पे, बहुत कंपनीज है वहां पर ये प्रिंसिपल ऑलरेडी अवेलेबल है कि हमने शरिया कंप्लायंस के साथ चलना है। तो द वर्ड वाज शरिया कंप्लायंस। तो यहाँ जब फार्मास्यूटिकल का ये यूनिट एक्वायर किया गया, फार्माजिन ग्रुप ने जब इसको एक्वायर किया, तो ऑब्वियसली रेगुलेशन मेरे पास थी, तो ये सवाल मेरे पास भी आया कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर भी शरिया कंप्लायंस और रेगुलेशंस को लेके आना है। रॉ मटेरियल्स जितना भी है उसमें ये कंपोनेंट होना चाहिए कि वो हलाल हो। तो ऑब्वियसली जिस अफ्रीकन नेशनल हलाल अथॉरिटी माशाल्लाह पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है, तो उनका जो पाकिस्तान का ऑफिस है उनके साथ एक वाबस्तगी और सीखने का अमल शुरू हो गया, और वो तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। मैं हैरान हो गया ये देख के कि हम जिस कंप्लायंस का नाम लेते हैं, जिसका नाम जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो रॉ, जब हमारे वेयर हाउस के अंदर कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो वो जस्ट ये देखता है कि ये रॉ मटेरियल एक गिवन टेम्परेचर कंडीशन पे पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर एपीआई है तो उसकी एक स्टोरेज कंडीशन है, एक्सीपिएंट है तो उसकी एक स्टोरेज कंडीशन है, बस। तो ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ इसी को मेक श्योर करता है। लेकिन ये जो साहिबान मुफ्ती हजरात जो आते हैं, ये तो रॉ मटेरियल की बाल की खाल भी उतार देते हैं। ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल अगर फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल है, इस ओमेप्राजोल को बनाने वाले प्रोसेसेस में जो इंटरमीडिएट्स इस्तेमाल हुए हैं उनका सोर्स पीछे क्या था, ये जब तक आप हमको नहीं बताएंगे तो हम आपका ओमेप्राजोल इसको हलाल अप्रूव नहीं कर सकते। अब सबको पता है कि ओमेप्राजोल है, वो हो गया, चलो जी वो पता चल गया, इंटरमीडिएट्स का पता चल गया, जिसने ओमेप्राजोल को एक पैलेट की शक्ल दी है सब पता चल गया। अब उसको पैलेट को आपने कैप्सूल में डाल दिया, अब वो कैप्सूल जेलेटिन का बनता है। उस जेलेटिन को कहाँ से निकाला गया है, उसका जो सोर्स है वो एनिमल है। अगर वो एनिमल है तो वो कौन सा एनिमल है, वो क्या गाय है, क्या बकरा बकरी है, उसकी हड्डी है और उसकी खाल है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल डेटा पे जाते हैं तो ये इंतहाई खौफनाक एक फाइंडिंग मेरे सामने आई कि पूरी दुनिया के अंदर जो जेलेटिन का सोर्स है वो एक ऐसा जानवर है जिसको नाम लेकर अल्लाह ने हमारी किताब कुरान पाक में मना कर दिया है। हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खंजीर, कि तुम पे खंजीर हराम किया। ये वो यानी एक इतनी टिपिकल चीज है कि नाम लेके किसी जानवर को अगर मना किया गया तो वो खंजीर ही है, सुअर ही है। लेकिन हमारा अलमिया ये बन गया हुआ है कि हम पोर्क ड्रिवन और खंजीर या सुअर से ड्रिवन चीजें हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं और हमको पता भी नहीं था। फिर हमने इसको ढूंढना शुरू किया, इसको एक्सप्लोर किया, तो हमें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ एक एक सोर्स ऐसा है जिसकी जो जेलेटिन हलाल जरिए से बनाता है। और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सी हैं जो बना बनाया कैप्सूल इंपोर्ट करती हैं, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ही जेलेटिन से कैप्सूल भी बनता है। ये एक फिनोमेना है। और बना बनाया कैप्सूल इंडोनेशिया और तुर्की से और बांग्लादेश से, इसका डेटा हमारे पास मौजूद है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और तुर्की ये मुसलमान मुल्क हैं, तो लिहाजा सुकून तसल्ली ये है कि यहाँ से जो चीज आ रही है वो हलाली है, उसमें खंजीर या सुअर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि चाइना से बना बनाया रेडीमेड कैप्सूल मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, 0, 2, 3 वगैरह में बना बनाया कैप्सूल भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है।
और जो वहां हो रहा है चाइना में, वो कोविड के बाद और कोविड कैसे आया है वो अब किसी को कहने की या समझाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या खाते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो कैप्सूल में वो क्या करते होंगे। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि आप अगर उनको चाइना की किसी फार्मा इंडस्ट्री को आप ये कहें ना हलाल सर्टिफिकेट दे दो यार, तो वो किसी नॉन मुस्लिम का बना हुआ हलाल सर्टिफिकेट अगले यानी शाम से पहले वो भी दे देते हैं आप। तो हलाल इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आप कहें और वो हो जाए, और आप हलाल सर्टिफिकेट मांगे अगला दे दे और आप तसल्ली कर लें कि यार जो कह दिया है वो ठीक है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये हमारी फाइंडिंग है और इस पे हमने पिछले 1-2 साल में बहुत मेहनत भी की है और हमारी जो है वो बहुत एक्सरसाइज हुई है इसके ऊपर। हलाल सर्टिफिकेट्स के ऊपर सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। प्रोडक्ट को तो आप छोड़ दें कि वो हलाल है कि नहीं, उसको जो जिसने सर्टिफाई कर दिया है, पूरी दुनिया में ऐसे कारोबार करने वाले बहुत से लोग हैं। तो लिहाजा इस सारी चीज को जब हमने 2 साल पहले सीखा, लर्न किया, तो पाकिस्तान ने एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम शुरू कर दिया। उसको हलाल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये एक चीज हम ये समझ लें कि ये जो भी हलाल स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई फर्द वाहिद नहीं बनाता। इसको पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस मिनिस्ट्री में आप वेबसाइट पे चले जाएं तो बेशुमार डिपार्टमेंट, PCSIR का डिपार्टमेंट भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर है। पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल पिनैक का डिपार्टमेंट भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर है, और बहुत से हैं। तो पिनैक जो है, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, वो ऑथोराइज करता है बॉडीज को कि वो कंपनीज को जाके हलाल सर्टिफाई करना शुरू करते हैं। अब एक और डिपार्टमेंट है, उसे हम PSQCA कहते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो ये एक पूरी चेन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जिसके जरिए एक स्टैंडर्ड डेवलप होता है, और उसके अंदर काम करने वाले जो शरिया स्कॉलर्स भी हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो इन सब की एक कोलैबोरेशन से और एक अंडरस्टैंडिंग से यूनानिमसली एक स्टैंडर्ड, पहले ये स्टैंडर्ड था फूड स्टैंडर्ड 3733 इसको बोला जाता था। फिर इस 3733 पे काम करके फार्मा का स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने कहा कि भाई फूड एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, फार्मा डिफरेंट प्रॉपर्टी है, आप फूड के स्टैंडर्ड पे फार्मा की प्रोडक्ट को हलाल अप्रूव नहीं कर सकते, नया स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सनहा वाले साउथ अफ्रीकन नेशनल हलाल अथॉरिटी, कराची में ऑफिस है, लाहौर में भी ऑफिस है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इस स्टैंडर्ड के बनाने में वो काफी आगे रहे। PSQCA के साथ भी, पिनैक के साथ भी, और जितनी भी ये बॉडीज हैं जो ये स्टैंडर्ड्स बनाने का काम, स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सेंटर कहा जाता है इसे, उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उनके मेंबर बनने का इत्तेफाक हो गया। मैं भी उनकी टेक्निकल कमेटी का एक मेंबर हूँ। तो ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान स्टैंडर्ड 5442 इसे कहा जाता है, और ये प्योर फार्मास्यूटिकल का स्टैंडर्ड है जिसमें ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशंस को हलाल अप्रूव किया जाता है। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली माशाल्लाह पिछले 1 साल में 3 कंपनियां जो हैं, मैक्टर नंबर 1 है, मैक्टर कराची की माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स, उनकी उनकी जो 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं मैक्टर के पास। मुझे ये कहने में ये एक फख्र भी है, भले हम कंपेटिटर हैं लेकिन जो भी है, लेकिन फख्र की बात है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी हलाल सर्टिफाइड है, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड और अप्रूव्ड है। अच्छा, मैक्टर से पहले बॉश, मैक्टर से पहले बॉश ये एक्सरसाइज कर चुकी थी, और बॉश ने 2014-15 के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट्स थी उनको, उनके इंजेक्टेबल्स और उनकी जो भी हैं उनको 14-15 में प्रोबेबली उन्होंने हलाल अप्रूव और सर्टिफाई कर लिया था। तो अब इशू ये आ रहा है कि बॉश जो है वो 3733 पे है, उसको फार्मा के स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा जो 5442 है। तो क्या वो नया जो बहुत टफ स्टैंडर्ड है फार्मा का 5442, इसको जब तक कोई कंप्लाई नहीं करेगा, जिस तरह से ISO का स्टैंडर्ड है, तो ISO का स्टैंडर्ड हर दफा में जब तक कोई लेटेस्ट स्टैंडर्ड पे कंप्लाई नहीं करता तो उसको ये नहीं माना जा सकता कि ISO सर्टिफाइड है। ISO का लेटेस्ट स्टैंडर्ड 2016 का है, 9000 की बात कर रहा। सो इसी तरह हमारा जो फार्मा का स्टैंडर्ड है ये 2019 का है, 5442 इज 2019। तो अब अगर कोई फार्मा की कंपनी हलाल अप्रूव्ड है, प्रोडक्ट हलाल है कि नहीं, तो आपने ये देखना है कि वो कौन से स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करती है। अगर तो वो 5442 2019 को क्वालिफाई करती है तो वेरी गुड, मैक्टर नंबर 1 है।
उसके बाद मोरिंगा फार्मास्यूटिकल जिसमें मैं हूँ, और नूजर नूजर जो है, नूजर एक इन्फेंट फार्मूला की कंपनी है माशाल्लाह, और उनका जितना भी बेबी मिल्क है पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है वो भी हलाल अप्रूव्ड है। तो ये बड़ी अच्छी सोच है। जितने भी इंडस्ट्री के ओनर्स हैं जो इस बिजनेस को समझते हैं कि उनकी प्रोडक्ट पे सवाल हो सकता है, हलाल हराम की बात हो सकती है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को हलाल अप्रूव कराना शुरू कर दिया। हमारे बहुत से क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है। हमारी फार्मा की इंडस्ट्री में इतने क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर हम उनको, जैसे मैंने अभी पहले भी बात हो रही थी, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई रेगुलेटर है, और वो ये सोच लेता है कि यार जिंदगी बचाने का काम है ना, अल्लाह माफ कर देगा, और लाइफ सेविंग का काम है, फिर की हो गया। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे बुजुर्गान जो है माशाल्लाह सारा दिन वो नमाज की और इबादत की कैफियत में रहते हैं, और उनको जो दिल की और शुगर की दवाइयां हमने खिला दी हैं, कोई कैप्सूल खिला दिया है, और वो अनअटेंडेड कैप्सूल हमने उन्हें खिला दिया है, पता लगे वो किसी पोर्क ड्रिवन जेलेटिन का, चाइना वाले कैप्सूल का बना हुआ था, तो क्या बनेगा? वो क़यामत वाले दिन वो आपसे अपनी इबादत का हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? शुगर पे सवाल किया जा सकता है। इस तरह बहुत सी इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस हैं, आपके जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, आपका जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, मीनोट्रोपिन्स हैं, ये सब यूरिन ड्रिवन प्रोडक्ट्स है, यूरिन से बनती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है आपका 5442, ये बड़ी क्लियरली इसने चीजों को समझा दिया है इंडस्ट्री को कि आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो नॉन हलाल इंग्रेडिएंट से बनी है उसको भी इस्तेमाल करने की इजाजत है। ऐसे नहीं है कि अगर किसी नॉन हलाल यानी पेशाब से अगर कोई चीज बन गई है तो अब उसको आपने इस्तेमाल किया तो आप दोज़ख में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ उसके इस्तेमाल की इजाजत है। आप दिल को महफूज करने वाली आपकी कार्डियोवास्कुलर की अगर कोई ड्रग है और उसमें कोई नॉन हलाल इंग्रेडिएंट है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, उसकी जो भी शराइत हैं उनको सामने रख के फिर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस दुनिया के अंदर भी और इसके बाद जो जिंदगी आने वाली है वहां पे हमें किसी भी तरह के किसी सवाल का सामना ना हो। सो ये एक बड़ी जो है एक अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड पे अब दुनिया में भी काम हो रहा है। पाकिस्तान इस स्टैंडर्ड में लीड ले रहा है। मलेशिया नंबर 1, मलेशिया में ये प्रैक्टिसेस माशाल्लाह सबसे आगे रही हैं, अब भी हैं। तुर्की में माशाल्लाह ये चीजें बड़ी अच्छे तरह समझी भी जाती हैं। सो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC का एक प्लेटफॉर्म है, समेक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर है, SMIIC। आप इनकी वेबसाइट और इनका फेसबुक का पेज भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सब कोलैबोरेटिवली एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं इस वक्त, कि हम एक ऐसा फार्मा का स्टैंडर्ड दुनिया को दे दें जो उसको क्वालिफाई करेगा। जैसे पिक्स है, जैसे FDA WHO है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो पिक्स है, फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम। अगर कोई फार्मा की कंपनी या बॉडी पिक्स को क्वालिफाई करती है तो वो दुनिया के 26-27 मुल्कों में अपनी एक्सपोर्ट को क्वालिफाई कर जाती है। तो इसी तरह ये भी एक स्टैंडर्ड होगा जिस दिन ये बनेगा पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की कोलैबोरेशन से। जो कंपनी इसको क्वालिफाई करेगी वो पूरी दुनिया के अंदर हलाल डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बड़ा आपने ब्रीफ हिस्ट्री बता दी कि हलाल इश्यूज क्या हैं, और खुदा ना खासा अगर कोई हम में से अगर शुगर का मरीज है या हार्ट का मरीज है तो उसको ठीक होने के लिए वो जेलेटिन का कैप्सूल तो वो खा रहा है अपने के लिए, लेकिन रोजे क़यामत क्या हमें वो माफ भी कर देगा हमने जो उसको सोच दिया वो हलाल था या हराम था? तो इसमें थोड़ा सा हमें जी, थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट कर दें कि फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स और मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो हलाल इश्यूज को सामने रखते हैं? देखें आपका जो फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म्स पे आ जाते हैं, पहले कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अगर फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म्स आप लेते हैं तो उसमें कैप्सूल नंबर 1 है। पाकिस्तान में दीन की अवेयरनेस माशाल्लाह बहुत अच्छी और बेहतर है, तो इंपोर्ट करने वाला अपने तौर पे कोशिश कर लेता है कि मैं एक अगर बना बनाया रेडीमेड कैप्सूल चाइना से ले भी रहा हूं तो मैं हलाल सर्टिफिकेट के साथ हूं। लेकिन मैंने आपको जैसे अर्ज किया है कि चाइना से हलाल सर्टिफिकेट का मिल जाना कोई इशू ही नहीं है। इशू उस सर्टिफिकेट की हैसियत के ऊपर है कि भाई किसने जारी किया है। ठीक है, तो
ये नहीं है कि अगर कैप्सूल का हलाल सर्टिफिकेट है तो कैप्सूल हलाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस बॉडी के ऊपर, ये हमने अपने जो स्टैंडर्ड है 5442 इसमें लिखा हुआ है कि जिसने वो हलाल सर्टिफिकेट दिया है या देने जा रहा है, उसकी हैसियत के ऊपर सवाल किया जा सकता है कि वो कौन है, उसका मुसलमान होना बहुत जरूरी है। तो कैप्सूल इज नंबर वन। कैप्सूल में कैप्सूल का जो शेल है, बॉडी और कैप, वो नंबर वन क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद टैबलेट आ जाती है। टैबलेट के अंदर में लैक्टोज मोनोहाइड्रेट यूज होता है। कोई गोली ऐसी नहीं है जो मैग्नीशियम स्टीरेट और लैक्टोज मोनोहाइड्रेट के बगैर बन जाए। एज अ ग्लाइडेंट, एज अ डाइल्यूमेंट वगैरह वगैरह, ये चीज, दोनों चीजें हर टैबलेट डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। तो क्या लैक्टोज के अंदर में जो प्रोसेसिंग एंजाइम रेनेट यूज हुआ था, वो रेनेट किस जानवर का यूज हुआ था? वो हलाल था कि वो नॉन हलाल एनिमल था? अगर वो हलाल एनिमल यानी काओ है, तो उस काओ को क्या शरई उसूलों के मुताबिक ज़िबा किया गया था कि नहीं? ये एक लाइन, एक पैराग्राफ में पूरी डेफिनेशन है। हमारी एक्सरसाइज में आई है, हमने भुगता है और हमने इसको सीधा भी किया है। ये मुश्किल था, अब मुश्किल नहीं है। जो यानी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया के अंदर में रेनेट प्रोसेसिंग और लैक्टोज बनाने वाले इस वक्त ऑफिशियली सर्टिफाइड हलाल डिक्लेयर्ड सोर्सेज मौजूद है। तो टैबलेट का क्रिटिकल इंग्रेडिएंट लैक्टोज है, और मैंने वजह बता दी है कि उसका जो प्रोसेसिंग एंजाइम है रेनेट, वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। क्यों है? क्योंकि वो एनिमल ड्रिवन है। तो जो जो रॉ मटेरियल एनिमल ड्रिवन होगा, वो अपने सोर्स यानी एनिमल की वजह से क्रिटिकल हो जाएगा। अगर प्लांट ड्रिवन है, अब मिसाल के तौर पे कैप्सूल जेलेटिन, इंडिया के अंदर हाइड्रोक्सी एचपीएमसी एचपीएमसी इंग्रेडिएंट, प्लांट ड्रिवन सोर्स के कैप्सूल मिलते हैं। तो आप वो वाला कैप्सूल लेके उसमें दवाई भर के ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल आप दे दें 100 बिस्मिल्लाह, तो सबसे अच्छी बात है। प्रॉब्लम कॉस्ट का आता है कि अगर जेलेटिन का एक कैप्सूल 30 पैसे का पड़ता है आपको, तो एचपीएमसी का एक यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, वो 1.5 रुपए का पड़ता है। तो 30 पैसे कहाँ और 1.5 रुपया कहाँ? तो जो इम्पोर्टर मैन्युफैक्चरर है, वो इम्पोर्ट करने से पहले 100 दफा सोचता है कि मेरी प्रोडक्ट की कोई उसकी रिटेल प्राइस ही नहीं है इतनी, मैं इतना महंगा कैप्सूल बना के बनाऊंगा क्या, बेचूंगा क्या? तो ऑप्शंस मौजूद हैं, बट वो वर्केबल, वो सूटेबल, फीजिबल नहीं है। तो टैबलेट के बाद कैप्सूल हो गया। कैप्सूल टैबलेट के अंदर क्रिटिकल इंग्रेडिएंट बता। अब अक्सर टैबलेट के रंग लाल भी होते हैं, लाल रंग की गोलियां भी होती हैं। तो वो लाल रंग कहाँ से आया है? वो लाल रंग, उस लाल रंग में भी इशू है कि अगर आपने वो रेड कलरिंग सब्सटेंस, अगर एनिमल ड्रिवन है या कोई इंसेक्ट ड्रिवन है, एक इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट को पूरी दुनिया में बाकायदा हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हार्वेस्ट करके उससे फिर रेड कलर जनरेट किया जाता है, जो फूड ऑर्गेनिक कलर के नाम से मशहूर है। तो क्या वो कीड़ा हार्वेस्ट करके आपने रेड कलर जनरेट किया है और उसको एज अ फूड सब्सटेंस लेते लेते आपने फार्मा में भी यूज कर दिया? अगर ऐसा है तो इट्स वेरी क्रिटिकल, आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर रेड कलर अदर देन दिस है, 100 बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। शुगर, आपकी जो शुगर प्रिपरेशंस हैं, जितने भी आपके सिरप्स हैं, जितने आपकी सिरप फॉर्मुलेशंस हैं, भले वो सिरप हो या वो आपका सस्पेंशन फॉर्मूला, चीनी हर एक में यूज होती है। अब चीनी जब बनती है तो ये ब्राउन कलर में होती है, लेकिन जो आज से 20-30 साल पुराने प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें चीनी को ब्राउन से सफेद करने के लिए जो डी कलराइजेशन यूनिट इस्तेमाल होता है, उसमें टैलो यूज होती है। टैलो, TALOFLOC, टैलो फ्लॉक। ये टैलो फ्लॉक जो है, एक्चुअली ये हड्डियों का चारकोल है, जानवरों की हड्डियों का चारकोल है, केटाइन होता है। और ये शुगर का जो एनाइन है, केटाइन एनाइन कॉम्बिनेशन से ये कलर को डी कलराइज यानी व्हाइट कर देता है। तो भाई जिस प्लांट की शुगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डी कलराइजेशन में टेलोफ्लॉक यूज हुआ है। भाई वो जानवर कौन सा था जिसकी हड्डियों को टेलोफ्लॉक किया गया? अगर वो गाय बकरी है और उसकी हड्डियां हैं, और वो गाय बकरी जो भी है वो इस्लामी तरीके के मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ है, तो वेरी गुड। अगर वो कोई और जानवर की हड्डियां हैं, तो यार फिर सोचिए उसके बारे में कि आपने चीनी कहाँ से। सिमिलरली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आपके जितने ड्राई पाउडर सस्पेंशन है, अक्सर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होते हैं।
जो स्ट्रॉबेरी है, ये आप अगर यूएस एफडीए की वेबसाइट पे भी चले जाएं तो वहां पे एफडीए की वेबसाइट पे एक इंग्रेडिएंट है कैस्टोरियम, CASTOREUM, कैस्टोरियम। ये कैस्टोरियम बीवर के पहाने से निकलता है, ऑर्गेनिक फ्लेवर के नाम से दुनिया में बिकता है। बीवर एक चूहा है बहुत बड़े साइज का, बीवर उसको बोला जाता है। कनाडा के अंदर यहाँ मिलता है, वहां से उसको फिर ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है सर कि ये सब चीजें हमारे लिटरेचर में अवेलेबल हैं। कैस्टोरियम एफडीए तो अप्रूव करती है कि ऑर्गेनिक का लिया जा सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या आपने जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो कैस्टोरियम डला हुआ था वो वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है? तो यार हराम है, बात है सीधी सी। अगर आपने कोई अदर देन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैस्टोरियम के अलावा किसी चीज से बना हुआ है तो सौ बिस्मिल्लाह यार इस्तेमाल करें, वो डालें, उससे आप अपनी प्रोडक्ट को आप उसका फ्लेवर डेवलप करें और उसको आप प्रोसेस करें। तो ये तो सर तीन हो गई ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल के बाद आप आ जाते हैं इंजेक्टेबल के ऊपर। आपकी इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस में जो है आपके गायनी में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्टेबल्स, जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, इन विट्रो फर्टिलिटी का दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार है। और इन विट्रो फर्टिलिटी में दो तरह की इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस यूज होती हैं, एक सस्ती वाली है, एक महंगी वाली। जो सस्ती वाली है वो इंसान यानी फीमेल जो मीनोपॉजल वुमेन है या फीमेल प्रेग्नेंट है, खातून है, उनके यूरिन से इस्तेमाल उसको डिराइव किया जाता है। HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से ली जाती है। और जो HMG है ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन, उसको मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन से लिया जाता है। प्रोसेस लाइफलाइजेशन का प्रोसेस है जिसके बाद आपका इंजेक्टेबल तैयार हो जाता है। और ये इंजेक्टेबल HMG और HCG वो खवातीन जो कुदरतन प्रेग्नेंट नहीं होती, उनको फिर ये इंजेक्शन देके पहले ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन की जाती है और उसके बाद फिर ये प्रेगनेंसी के एक फेज में आती हैं और फिर सारा सिलसिला होता है। अच्छा, अब ये तो सस्ते वाला टीका। दूसरा एक महंगे वाला, वो जो है जीन टेक्नोलॉजी के जरिए उसको बनाया जाता है। वो भी सिमिलर यही फॉर्मुलेशन है, वो भी यही तरीका। तो जीन टेक्नोलॉजी में जो जानवर यूज किया गया वो हैमस्टर है। हैमस्टर की जीन को आप लेके उससे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड HMG ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, ये दोनों जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी अवेलेबल है और ये यूरिन ड्रिवन भी अवेलेबल है। दोनों की कीमत में 10 गुना का फर्क है। अगर वो 10 रुपए का टीका है तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड टीका है वो 100 रुपए का है। कौन क्या अफोर्ड कर सकता है, ये बात देखने वाली। तो इंजेक्टेबल में एक ये वाला सवाल है। उसके बाद आपके इंजेक्टेबल में रेटिक्लेज एंजाइम यूज होता है, सांप के जहर से लिया जाता है। तो ऐसा जो भी जानवर शरीयत ने मना किया है, अब रेटिक्लेज एंजाइम कार्डियोवास्कुलर में यूज होता है। आपका जो स्टैंडर्ड है 5442 इजाजत देता है, इजाजत देता है कि जी आप इसको यूज, एकदम हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाए और आपने एंटी कोआगुलेंट उसको देना हो तो वहां पे इस रेटिक्लेज एंजाइम का कोई प्रोडक्ट डिराइव करके आप उसको, मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम भी किया हुआ इसलिए मुझे पता है, तो आप वो उसको दे सकते हैं और उसका जिंदगी बच सकती है। तो जहां जान बचाने का सवाल है वहां पे फार्मा में इंग्रेडिएंट के क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल होने को सहूलत दी गई है। और जहां जान बचाने फॉर्मुलेशन में, प्रोक्योरमेंट में एहतियात लाजमी करनी है। और ये एहतियात जो है इसलिए दी गई है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, वो इसके ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम करते रहेंगे कि जब तक ये हराम नॉन हलाल चीज यूज हो रही है तो इसका हलाल ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो ये तो इंजेक्टेबल हो गए। ओरल डोजेज फॉर्म में मैंने बता दिए क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और इंजेक्टेबल। इसी तरह हम टॉपिकल प्रिपरेशन में आ जाते हैं। तो हमारी टॉपिकल प्रिपरेशंस में जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, जो एनिमल जानवरों की हाइड से बनाई जाती है, वो कौन सा जानवर है भाई, इस जानवर की हाइड से ये लेनोलेन या जो इस तरह का जो भी एक ग्रीजी कंपोनेंट है, इमोलिएंट है या रूबीफेशेंट है, वो आप डिराइव कर रहे हैं। अगर वो जानवर या वो एनिमल हलाल है,
वो गाय है, वो ऊंट है, वो बकरा है, उसकी खाल है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो कोई और जानवर है तो फिर सोचने का सवाल है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो टॉपिकल प्रेपरेशंस में जो डिमार्केशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि जिल्द पे लगनी है और जिल्द पर लग के वो वहीं उसका असर रह जाना है। उसने आपकी कितनी ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन होनी है वो एक अलग सवाल है। लेकिन हलाल हराम का कंपोनेंट फिर भी मौजूद है। अगर आपने किसी हराम कंपोनेंट से, अब आप अगर कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस के अंदर स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं कोलेजन बनाने के लिए, तो अगर आपने कोई कोलेजन कोलेजन ड्रिवन प्रोलीन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन किसी कॉस्मेटिक प्रेपरेशन में मौजूद है, और प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन बेसिकली कोलेजन कंपोनेंट्स हैं, और वो कोलेजन जो है वो स्टेम सेल से बना है या कोलेजन प्लेसेंटा से बना है, आपने ये कोलेजन डिराइव कहां से किया है? तो जिस भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में कोलेजन मौजूद है वो कहां से डिराइव करके उस प्रोडक्ट में डाला गया है? दिस इज अगेन अ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। सो ये कुछ चंद क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे फार्मा में। मैंने चंद एक का नाम लिया है, फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनको कंसिडर किया जाना और उनको प्रोक्योर करके अपनी प्रोडक्ट में डालना और वो प्रोडक्ट लोगों को खिला देना, ये बहुत क्रिटिकल है। मैन्युफैक्चरर के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। फिर अब जब अगर कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ स्किन में जी, काफी यूज होती है, तो उसके आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट से क्या मुराद है सर आप? अच्छा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं लिपस्टिक्स में, नेल पॉलिशेस में, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा सर लिपस्टिक की बात कर लेते हैं। लिपस्टिक में आपके देखें, ये टॉपिकल प्रिपरेशंस में हलाल और हराम से ज्यादा हार्मफुल होने का कंपोनेंट है। तो हूँ। हमारा जो फार्मा का स्टैंडर्ड है 5442, वो बहुत क्रिटिकली एम्फेसाइज करता है कि आपने अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट अपनी प्रोडक्ट में यूज किया जो भले हलाल था लेकिन वो मुजरे सेहत है, तो वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब आपकी लिपस्टिक में कोबाल्ट यूज होता है, निकल यूज होता है, हैवी मेटल यूज होते हैं जो लिपस्टिक को हार्डन कर देते हैं। आपकी नेल पॉलिश में यूज होते हैं ऐसे हैवी मेटल्स। तो क्या ये हैवी मेटल जो आपने होंठों पे लगा लिया, इसका क्या चांस नहीं है कि ये इंजेस्ट हो जाए और आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर हो जाए? तो जब ये वहां जाता है, इसमें डेटा मौजूद है, रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये हैवी मेटल जब आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जाते हैं तो ये कैंसर कॉजिंग है। आपकी पैराबेन्स जो है, पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। ट्राइक्लोसैन जो आपके शैम्पूज में इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, 0.3% अगर आपने इस्तेमाल कर लिया ट्राइक्लोसैन, तो ये पॉइजन है। इसकी एफडीए पे इसकी रिकमेंडेशन लिखी हुई है कि 0.3% को आप लेबल करेंगे कि ये पॉइजन है, आप इससे कम यूज कर सकते हैं। और ट्राइक्लोसैन एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कैंसर कॉजिंग है, इनको अगर आपने किसी प्रोडक्ट में डालना है तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो आपको जोर देता है कि आप लेबल पर लिखेंगे, लेबल पे लिखेंगे प्रोडक्ट के कि इसमें ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है, तो इस्तेमाल करने वाले केयरफुल हो जाएं। जो यहाँ पे नहीं होता, जो यहाँ पे ये काम नहीं होता, तो वो बस बना दिया है, दे दिया है, लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, ये चीजें भी 8-8 10-10 साल बाद सामने आती हैं कि यार इसको हुआ क्या था, इसकी मौत हुआ क्या, किस तरह से हुई थी। हमारे ड्रैब के सीईओ आसिम रऊफ साहब वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट आज से कोई 20 साल पहले डिटरमिन हुआ कि ये बच्चे हैं और ये बच्चे, इनकी जो टेंडेंसी है कैंसर की वो ज्यादा है। पता चला था कि उनकी माओ ने 10 साल पहले कोई एक ऐसी प्रोडक्ट खा ली थी जिसके असरात 10 साल के बाद आके जो है वो कार्सिनो और जेनेटोटॉक्सिक, जो जीनोटॉक्सिक की शक्ल में सामने आना शुरू हो गए। तो इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट जो मुज़िर सेहत है, उसकी भी ममानियत और उसका भी जो प्रोहिबिशन है वो उसी तरह जैसे किसी हलाल या हराम चीज के अंदर हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंस के तौर पे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें कि हलाल के इशू में आती हैं या मुज़र सेहत होती हैं? जी, उसमें अल्कोहल सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है सर। अब तो आपके सैनिटाइजर्स भी आ गए हैं, तो
ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल आ रहा है कि आपके सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है और आपके परफ्यूम का नाम लिया, परफ्यूम में भी अल्कोहल है। तो अल्कोहल बेस्ड कोई चीज इस्तेमाल की जा सकती है कि नहीं? तो अगर आपका अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सिंथेटिक है। इथाइल अल्कोहल जो है वो भी एक प्रोसेस के जरिए डिराइव करके उसको यूज किया जाता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऊपर तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने सैनिटाइजर में आईपीए यूज किया है तो दैट इज टोटली सिंथेटिक और उसको इस्तेमाल करने की इजाजत है, उसमें कोई हराम का इशू नहीं। आपने जो एथेनॉल यूज किया है, अब एथेनॉल के साथ एफडीए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहना शुरू कर दिया है कि एथेनॉल के साथ मेथनॉल की कंटेमिनेशन भी है। और जो भी इंडिविजुअल्स को ऐसा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं जिसमें एथेनॉल था, 80% एथेनॉल है, उनको ब्लाइंडनेस की और चेहरे के प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनको डेथ का भी सामना करना पड़ गया। तो आपका तो स्टैंडर्ड कहता है कि मुजरे से चीज को इस्तेमाल नहीं करनी, तो अगर आपने आपने फिर वेरीफाई करना है। अब जितने भी एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं वो पीसीएसआईआर से उसकी रिपोर्ट भी लेके आते हैं कि इसमें मेथनॉल की कंटेमिनेशन नहीं थी, इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कंटेमिनेशन नहीं थी। तो एक तो ये चीज बहुत क्रिटिकल है। अगर ये तो वो है कि आपने अपने हाथों पे और चेहरे पे या कहीं पे भी कोई सैनिटाइजर अप्लाई किया। परफ्यूम्स के अंदर अगर आपने कोई अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट ले ली है और अगर अगेन वो अल्कोहल सिंथेटिक है तो वो जायज भी है, वो हलाल भी है। हाँ, अगर वो अल्कोहल ग्रेप्स या अंगूरों से बना हुआ है जिसकी शरीयत में ममानियत है तो उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। अगर यही अल्कोहल आपके किसी सिरप और एलेक्सर में मौजूद है और ये सिंथेटिक है तो ये जायज भी है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरल फॉर्मुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन में सिंथेटिक अल्कोहल को इस्तेमाल करने की इजाजत है। एक यूज कर सकते हैं और प्योर उसकी एक क्वांटिटी भी है कि इस लिमिट तक। जी सर, सॉरी आपकी आवाज कट गई। जी, वो कह रहे थे कि सिंथेटिक अल्कोहल किसी स्पेसिफिक रेशियो में यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक नहीं। जी, ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक आपके अगर जो है ग्रेप ड्रिवन है वो नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर कोई और आपका कोई सोर्स है फर्मेंटेशन का, ये गन्ने के रस वाला, उसको इस्तेमाल करने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है। जी 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 जी। तो इथाइल अल्कोहल। बड़ा अच्छा सेशन रहा रिगार्डिंग, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी लंबी बात की जाए वो कम है। तो एक स्पेसिफिक जी पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे ख्याल में आज के लिए सेशन बहुत है। फ्यूचर में दोबारा इसके ऊपर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेनिंग कंडक्ट हो जाए, ताकि हमारे जो फार्मासिस्ट हजरात हैं, जो इंडस्ट्री के मुंसलिक हजरात हैं, उनको पता चले कि हलाल चीज़ें क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, और हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल में लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे कि हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी है जो कि फार्मास्यूटिकल को जी, डील बिल्कुल। बिल्कुल। ये मैंने जैसे बताया ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि खुद को कोई हलाल डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप अक्सर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जाएं, आप अक्सर किसी मॉल में चले जाएं, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उनके ऊपर सेल्फ क्लेम्ड हलाल लिखा हुआ होता है। जी तो जी भाई अपने आप को तो आप ठीक है मुसलमान, तो यानी कुरान पाक में भी आता है जो खुद को कहे कि मैं मुसलमान हूँ, ये तो हो सकता है। बट किसी प्रोडक्ट को जो कहीं से बन के आई है, बनाने वाला उसको अपने तई कोई क्लेम, जहां तक के वो सर्टिफाइड और अप्रूव्ड ना हो, उसको किसी जेन्युइन बॉडी ने अप्रूव ना किया हो, उसको हलाल नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ऐसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फ्यूचर में हम ट्रेनिंग भी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि हलाल एक कितना इम्पोर्टेंट इशू है। तो डॉक्टर आसिम, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका कि कीमती टाइम में से आपने वो टाइम दिया, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मेरे ख्याल में बहुत इग्नोरेबल है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि हलाल इश्यूज को वो कैसे काम करना है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ विद इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, और लाल इश्यूज और सेल्स एंड मार्केटिंग जो आपका जो मेन एरिया है उसकी तरफ भी एक सेशन फ्यूचर में मैं रखूंगा, कि जो फार्मासिस्ट हजरात या स्टूडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। किसी कंपनी को जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, कि और जब ज्वाइन कर लिया तो कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है।
तो इंशाल्लाह फ्यूचर जी में इंशाल्लाह आपके साथ इसके इंशाल्लाह। सेशन रखेंगे। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वो टाइम दिया। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर आपसे वो मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।